स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के यूपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम जिन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे वो राज्य में बीते हफ्ते ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी छात्र यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो शुरुआत मानचित्रों से करते हैं, जिससे कि आने वाले एपिसोड में भी जब हम मानचित्रों से संबंधित कोई सवाल करेंगे तो मानचित्र की तैयारी भी आप सभी लोगों के आराम से धीरे धीरे होती चली जाएगी। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बिजनौर जिले की सीमा राज्य के किन जिलों से साझा होती है। अगर हम बात करें तो बिजनौर जिले को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बिजनौर जिले की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इससे संबंधित यानी कि वो कौन कौन से जिले जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद, यानी कि राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जो कि बिजनौर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 4 जिले हो जाएंगे। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि बिजनौर की जो सीमा है उत्तराखंड राज्य के साथ भी लगती है। तो एक होमवर्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए है और वो होमवर्क ये है कि आप सभी को बताना है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला या कौन कौन से जिले बिजनौर की सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विकल्प है गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव या विनोबा भावे। तो बनारस विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो वर्ष 1916 में इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करते हैं तो ये एक विद्वान, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। अगर इसकी बात करें तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना में किन अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, तो खासकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एनी बेसेंट का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। साथ ही साथ काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह का भी इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अगर इसकी बात करें कब इसकी स्थापना की गई थी तो वर्ष 1916 में बसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले की पूजा यादव ने राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। विकल्प है प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या कानपुर। तो अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें वाराणसी की पूजा यादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा को हरा करके यूपी के लिए कांस्य पदक जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी राज्य का नाम रोशन किया है। अगर उनकी बात करें तो वाराणसी के रोहित यादव और उनकी ही बहन मानसी यादव ने भी अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीत करके उत्तर प्रदेश राज्य का नाम रोशन किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि वाराणसी। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में जनवरी 2023 में टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। विकल्प है बलिया, जौनपुर, सुल्तानपुर या गोरखपुर। तो स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान करना, साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए गोरखपुर महोत्सव में 7 से 8 जनवरी के बीच टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर हो जाए। गोरखपुर में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत यानी गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य में किस दिन ग्राम चौपाल लगाने की शुरुआत की जाएगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार। तो राज्य में ग्राम चौपाल लगाने की शुरुआत जो है शुक्रवार से की जाएगी। और ये कहां से इसकी शुरुआत की जाएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा 30 दिसंबर को, यानी कि 30 दिसंबर को जो कि शुक्रवार का दिन था, उसी दिन से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कहां से की गई है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है इसकी शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है, राज्य में कहां पर पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? विकल्प है गाजियाबाद, वाराणसी, हापुड़ या नोएडा। तो पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो की जाएगी वाराणसी में की जाएगी और इसकी स्थापना जो है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा वाराणसी में की जाएगी और शुरुआती तौर पर इसका जो विस्तार होगा 25 एकड़ में होगा, जिसे बाद में बढ़ा करके 100 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा। और इसका जो निर्माण किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? तो ये वाराणसी में एक स्थान है बाबतपुर, और वहीं पर नजदीक में एयरपोर्ट स्थित है, तो बाबतपुर एयरपोर्ट के नजदीक ही इसका निर्माण किया जाएगा। यह पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, राज्य के किस संस्थान ने दुनिया का सबसे सस्ता और कृत्रिम हृदय बनाया है? विकल्प है आईआईटी कानपुर, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ए है, यानी कि आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में कुछ चुनिंदा कार्डियोलॉजिस्ट ने और उनकी टीम ने मिलकर के विश्व का सबसे सस्ता और आधुनिक कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसका कि 2025 में हो सकता है, अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो ट्रांसप्लांट करने के लिए भी मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन अगर बात करें तो वर्ष 2023 में मई माह में इसका एनिमल ट्रायल किया जाएगा, यानी कि जो पशु हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा मई 2023 में। इसके बाद 1 साल बीत जाने के बाद मनुष्यों में भी इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, और अगर स्थितियां सामान्य रही, यानी कि जो भी रिजल्ट होंगे वो सामान्य रहे, तो वर्ष 2025 में इसको जो है ट्रांसप्लांट करने की भी अनुमति दे दी जाएगी। अगर बात करें वर्तमान जगत की, तो अभी अमेरिका की सिर्फ 2 कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि कृत्रिम हृदय का निर्माण करती हैं, लेकिन उनकी जो लागत आती है अगर वो बात करें तो वो काफी ज्यादा है। ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि भारतीय मुद्रा की अगर बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए इसके बनाने में लागत आती है। तो ये काफी महंगे हैं। अगर यह ट्रायल जो कि किया जा रहा है कार्डियोलॉजिस्ट की टीम के द्वारा आईआईटी कानपुर में सफल हो जाता है, तो यह विश्व का सबसे सस्ता और कृत्रिम हृदय माना जाएगा। तो ये सारी बातें रही इस सवाल से संबंधित। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए दृष्टि संस्थान की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से लाइव मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तो इसमें कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में प्रवेश भी ले सकते हैं। इस कोर्स की क्या विशेषताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सूचना यह भी है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में दृष्टि संस्थान की ओर से जो भी पेन ड्राइव कोर्स आप सभी लोगों के लिए बनाए गए हैं वो, और साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज है उनमें 50% की छूट आप सभी को दी जा रही है। तो इस अवसर का लाभ उठाइए और जो भी दृष्टि संस्थान की ओर से कोर्सेज उपलब्ध हैं उसका लाभ उठा करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की सहमति दी है? विकल्प है देवरिया, गोरखपुर, मिर्जापुर या आजमगढ़। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 स्थानों का नाम परिवर्तन करने की सिफारिश जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से की गई थी, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। और इनमें से एक स्थान है मुंडेरा बाजार। तो मुंडेरा बाजार कहां से संबंधित है? अगर इसकी बात करें ये गोरखपुर से संबंधित है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया जाएगा। वहीं जो दूसरा स्थान है ये देवरिया जिले के तेलिया अफगान का नाम बदलने की बात की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसको कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा
स्वीकृति मिल जाने के बाद अब इसका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया जाएगा। यानी कि यह 2 स्थान है उत्तर प्रदेश में जो कि अब किसी अन्य नाम से जाने जाएंगे। वो कौन से नाम है? जो चौरी चौरा और दूसरा है तेलिया शुक्ला। यानी कि ये दोनों जो नाम है ये नए नाम है। और किन स्थानों के नाम है? मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर में है और तेलिया अफगान जो कि देवरिया में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा या बलरामपुर? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है और ये एक प्राकृतिक रूप से बाढ़ग्रस्त एरिया माना जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसे वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विकल्प है महादेवी वर्मा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर अमृता प्रीतम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है, जो गोलमेज सम्मेलन था वर्ष 1931 का, उसमें डेलीगेट बनकर के भी पार्टिसिपेट की थी। इनके अलावा इनके नाम अन्य बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आइए कुछ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जो भी आंदोलन चलाए गए थे उनसे जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण सहभागिता थी। साथ ही साथ ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। वर्ष 1925 में इन्हें चुना गया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये डेलीगेट के रूप में चुनी गई थी। यानी कि इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में आयोजित की गई थी वर्ष 1931 में, ये एक प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने इसमें भाग लिया था। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल पूछा गया है, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? विकल्प है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सीतापुर या उन्नाव। तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये महाराजगंज में स्थित है जो कि गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमें उम्मीद है जिन सवालों के माध्यम से, जिन तथ्यों और जिन सूचनाओं से आप सभी को अवगत कराया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।